जो बात कर रहे हैं हम ना परमाणु बम की और इन चीजों की, ये सर परमाणु बम क्या है, हाइड्रोजन बम क्या है। एक एक प्रिंसिपल के जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, आपको भी पता 1939 से लेकर 1940 तक, तो यूएसए ने दुनिया का फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम रखा ट्रिनिटी परीक्षण। और इसी के साइंटिस्ट एनरिको फर्मी ने 1941 में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। और इसी न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम, जैसे हम पढ़ते हैं कि द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ऑफ मारा हुआ था 18 मई 1973 पोखरण। इसी तरीके से जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुआ था वर्ल्ड का, वो 16 जुलाई 1945 को हुआ था, ट्रिनिटी परीक्षण मैक्सिको में हुआ था, न्यू ओलोमोर्दो जगह पर। के बाद ये 1945 में ही परमाणु बम की खोज की थी रॉबर्ट ओपनहीमर ने। आफ्टर दैन 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पर गिराया गया, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय, या 9 अगस्त को जो नागासाकी पर गिराया गया था, जो पहले वाला बम था यूरेनियम 235 पर आधारित था। और यूरेनियम प्रकृति में 3 फॉर्म में मिलता है, आपको भी पता होगा, नेचुरल फॉर्म में यूरेनियम 235, 234 और 238। और जो दूसरा बम गिराया गया था फैटमैन, वो प्लूटोनियम 239 पर आधारित था। पहले बम में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे हमले में, और दूसरा में लगभग 84,000 लोग मारे गए थे। अब ये लोग ऐसा नहीं थे कि सारे के सारे लोग जल के मरे हों, ये सारे की सारी अग्नि ही वहां पर आग ही आग फैलती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि न्यूक्लियर हमला किस तरीके से होता है, जब 1945 में रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम की खोज की, उसके बाद 1901 नवंबर 1952 को एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की। दोनों का अलग अलग प्रिंसिपल है। जैसे परमाणु बम होता है वो नाभ के विखंडन पर आधारित होता है, जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभ के संलयन पर आधारित होता है। और संलयन के लिए लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, और जो उससे बहुत ज्यादा हजारों गुना शक्तिशाली होता है। अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर, अगर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 13,845 न्यूक्लियर वेपन है वर्ल्ड में, और इनमें 90% रसिया और यूएसए के पास है। हमारे पास 150 प्लस हो सकते हैं मैक्सिमम जो रिपोर्ट है, या पाकिस्तान के पास 190 प्लस हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है वो किसके पास है? यूएसए और रसिया के पास है। अब ये जो जापान पे हुआ था, या अब क्यों नहीं हो सकता तीसरा विश्व युद्ध, या हो सकता है तो क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा ब्रह्मोस मिसाइल है, ये ब्रह्मा और हमने ब्रह्मपुत्र हमारी नदी के नाम पर रसिया की सहायता से बनाई है। तो क्या करता है न्यूक्लियर ये अटैक? जैसे किसी भी जगह पर, ये जैसे 1952 में, आपको कमेंट करके बताना है कि किस जहाज के द्वारा पहला बम गिराया गया था और उस पायलट का क्या नाम था। ये कमेंट जरूर करना, देखेंगे आपकी नॉलेज कैसी है। जैसे ये कोई शहर है, इस शहर पर इसकी टीएनटी में मापा जाता है कोई भी बम। जैसे बोल दिया कि ये 150 टीएनटी का किलो का टन है, या 1 एमबी का टीएनटी का बम है। अगर इस शहर पे आया तो इसकी रेंज होती है, किलो के हिसाब से इसकी रेंज होती है। इस शहर में क्या करेगा, ये लगभग 3 किलोमीटर तक क्या करेगा, अगर मीडियम बम है तो 3 किलोमीटर तक जो भी इमारत होगी, या कोई भी कुछ भी चीज हो, पानी की तरह क्या कर देगा, वेपराइजेशन कर देगा हर चीज को। कोई भी लोहे की वस्तु होगी, चाहे लोहे का कितना लोहा मजबूत हो, स्टील हो, कोई भी धातु हो, चाहे स्ट्रोंगेस्ट हो, कुछ भी हो, तो क्या कर देगा, वाष्प की तरह बदल देगा। आदमी की तो औकात ही क्या है, 3 किलोमीटर लगभग, एक छोटा सा 3 से 5 किलोमीटर तक बड़ी बड़ी इमारत को पानी की तरह पिघला देगा और आदमी मारे जाएंगे। आफ्टर दैन क्या करेगा, ये लगभग 10 किलोमीटर रेंज तक क्या करेगा, धमाका करेगा। और धमाके में इसकी एसएस मापी जाती है, एसएमएस, कानों के पर्दे फटना, कान के पर्दे फट जाएंगे, इतना बड़ा धमाका होगा, आंखें बाहर निकल आएंगी, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। आफ्टर देन क्या करेगा, ये इसकी जो रेंज है बढ़ती जाएगी, ये हवा में घुल जाएगा। क्या करेगा, हवा को दूषित करेगा, हवा को दूषित करेगा। बादलों की, मतलब जैसे हमारे आंधी तूफान आते हैं, इस तरीके से वहां पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा परमाणु बम। हवा दूषित हुई तो जो सांस लेता है मनुष्य, धीरे धीरे इस पर इतनी हार्मफुल रेडिएशन निकलती है कि जैसे कोई सांस लेता है तो फेफड़ों को, जैसे आपने देखा होगा अभी हाल ही में कि कोरोना सीधा फेफड़ों पर अटैक करता है, फेफड़ों को डैमेज करता है। तो सेम वो प्रोसेस होता है 10 किलोमीटर के बाद जो लोग हैं वहां पर इन्वायरमेंट को खराब कर देता है। आरिफा किरणें, जिसे स्किन कैंसर होती हैं, कानों के पर्दे खराब हो जाते हैं, गूंगे बहरे पैदा होते हैं। और जो लोग वहां पर एट प्रेजेंट होते हैं हमले के समय, वो फेफड़ों, उनके फेफड़े खत्म हो जाते हैं, और लगभग
3 से 5 दिन के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हुई। और ये क्या है, एक छोटे से परमाणु हमले की एक वो होती है। और आने वाली पीढ़ियां, वहां की जो भूमि पृष्ठ होता है, जो भूपृष्ठ बोलते हैं, जहां पर सिलिकॉन ऑक्सीजन की डैमेज कर देता है। आप भी देखते हो कि जापान और ये जो जापान के शहर है, आज भी वहां पर लोग गूंगे बहरे पैदा होते हैं, कानों को वहां का जो इन्वायरमेंट है वो खत्म कर देती है। अगर हम बात करें अब यूएसए और रसिया की, कि इनके पास क्यों है और हमारे पास क्या है। जब 1974 में 18 मई 1974 को ये किसकी वजह से हुआ था? इंदिरा गांधी एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रही है, आपको मैं बता देता हूं अगर नॉलेज नहीं है। यूएसए ने क्या कर रखा था, किसी भी, इन्होंने बोल दिया था कि एशिया में हम न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करेंगे। तो 1972 में क्या किया, हमने तारापुर महाराष्ट्र में एक न्यूक्लियर, हमने बोल दिया कि हमने यूएसए को झूठ बोल दिया, इंदिरा गांधी की सरकार ने, कि हम एक वो बनाएंगे, विद्युत न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, उसके लिए आप हमें यूरेनियम दीजिए, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने, जो भी भारत के साइंटिस्ट थे, वैसे इस काम में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा हुए थे, जिनके नाम पर हमने बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1975 मुंबई में, जो पुणे में रखा है, 65 में एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तो इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने, यहां पर हमने न्यूक्लियर क्या लगा लिया, एक वो लगा दिया थर्मल पावर प्लांट, कि भाई हम बिजली का उत्पादन करें। यहां भारत के साइंटिस्टों को बोल दिया कि यहां से यूरेनियम चुराओ और न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। तो यहां से जो यूरेनियम आता, 20% यूरेनियम तो यहां पर इस घर में लगता, जिससे न्यूक्लियर की बिजली का मतलब होता है, जो विकसित देश होते हैं वहां पर जो बिजली का उत्पादन होता है 30% न्यूक्लियर से होता है, और जो विकासशील देश हैं जैसे भारत जैसे, वहां पर सिर्फ 2 से 3% बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर से होता है। फिर क्या किया, वो यूरेनियम बचता गया, इकट्ठा होता गया। फिर 18 मई 1974 को पोखरण जिला जैसलमेर राजस्थान में हमने पहला ऑपरेशन किया, जिसका नाम रखा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध। इतना सफल नहीं हुआ। इसके बाद इंडिया पर बैन लग जाते हैं कि इंडिया कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। अगर उस समय हमारे पास ये परमाणु बम होते शुरू से ही, कि जहांगीर बाबा को भी मरवा दिया गया था, जांच का विषय है और ना इन पे कभी जांच होगी, देश के इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनको मरवा ही दिया जाता है। फिर आती है बात, धीरे धीरे अटल बिहारी वाजपेयी आ जाते हैं, एक दृढ़ नेता। अगर इस देश में अगर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड मिलेगा तो लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी को मिलेगा, जो आज तक के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे। अटल बिहारी को सबसे बेस्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए। अब जेलेंस्की को खराब राष्ट्रपति बोला गया, उनको पता है कि तेरी सेना का नंबर 22वां है और रसिया के पास 6500 परमाणु बम है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जो लोग मारे गए हैं, हाल ही में देख लेना, ये 1 महीने बाद इनकी शांति वार्ता भी होगी, ये एक टेबल पर बैठकर समझौते भी होंगे। लेकिन जिन लोगों से, जिन घरों से जो लोग गए, उनको ना तो जेलेंस्की लेके वापस आ सकता, ना पुतिन लेके आ सकता। तो जो देश का प्रतिनिधित्व लीडरशिप करते हैं, की जिम्मेवारी बनती है देश के हित में लेने की। तो नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, स्टेबलाइज 1958, यूएसए की एजेंसी, आपको भी पता स्पेस एजेंसी है, तो दुनिया में सबसे काबिल मानी जाती है। अब्दुल कलाम को इनवाइट किया जाता है नासा में कि आप आइए और हमारे लिए काम कीजिए। वहां पर अब्दुल कलाम दिन विजिट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से नासा ने सारे वर्ल्ड पर सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखे हैं, तो देश विश्व के हर जगह पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो जैसे ही अब्दुल कलाम को पता चला, उन्होंने आते ही अटल बिहारी जी को इन्फॉर्म किया कि हम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि नासा ने हमें एक एनएसजी है, आपको भी पता होगा, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जो देश न्यूक्लियर की सप्लाई करते हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसी साठगांठ थी कि आप किस देश को न्यूक्लियर सप्लाई करना है, किसको नहीं देना है। तो भारत को न्यूक्लियर सप्लाई नहीं दे, कोई भी सप्लाई नहीं कर रहा था। तो जैसे ही हमें पता चला कि केरल के मोनाजाइट में थोरियम मिलता है और थोरियम से हम यूरेनियम निकाल सकते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम को बोला कि पोखरण में जाओ और वहां पर बड़े बड़े कैंप लगाओ और युद्ध अभ्यास की स्थिति दिखाओ कि यहां पर सेना अभ्यास कर रही है। और जो सैटेलाइट होता था उसका जो टाइम पीरियड होता था 1.5 आवर का होता, कि 1.5 घंटे के बाद पता चलता था, वापिस उसी पॉइंट पे आके वो देखता था कि हलचल क्या चल रही। तो इंटरनेशनल लेवल पर हमने अखबारों में या जो भी मीडिया थी, हमारी सरकार ने ये न्यूज़ फैला दी कि भारत एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है पोखरण। यूरेनियम तो था नहीं, ये लोगों की, ये इंटरनेशनल लेवल पर बात फैल चुकी थी कि वहां पर कोई यूरेनियम नहीं है। जैसे ही 11 मई 1998 को और एनएसजी की या जो आईसी
जो एटॉमिक एनर्जी जो ग्रुप है उनकी 3 कंडीशन थी कि आप धरती पे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जल के अंदर नहीं करोगे कि जल दूषित होगा। उनकी जो 3 कंडीशन थी उन तीनों कंडीशनों को नकार दिया। हमने क्या किया, धरती के नीचे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि उस समय प्याज की महंगाई हुई थी और बोला भी गया था मेरी सरकार गिरे या गिरे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे भारत में परमाणु बम चाहिए। तो 11 मई 1998 को हमने 3 सफल एक्सपेरिमेंट किए, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, तीनों सफल हुए। फिर 13 मई 1998 को फिर हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए, 3 में से 2 सफल हुए। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटों की संख्या 5 हो गई। तो उस समय इसका नाम दिया गया हमने ऑपरेशन शक्ति। और जैसे ही यूएसए को पता चला, उन्होंने इंटरनेट, यही यूक्रेन ने हमारे खिलाफ यूएनसी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ वोट किया, भारत ऐसा ऐसा कर रहा है, इसको बाहर निकालो, इसको इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग कर दो। तो भारत, और बोला भी गया कि आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेटमेंट दी, बोला वो कीमत ही क्या जो भारी ना हो। तो इन्होंने बोल दिया। फिर हम न्यूक्लियर बम होने के बाद हम किसी से डर, अब देखो, अब कोई भी देश, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद आज 2022 है, किसी भी देश की हिम्मत नहीं होती कि भारत पर आंख उठा के देखे, कि देश का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी। अब रसिया हमें S-14 देगा तो अमेरिका को जलन हो रही है। और दुनिया में सबसे धोखेबाज, दुनिया में मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन रसिया है। फिर रसिया ने ही इसको, रसिया नहीं सॉरी यूएसए ने ही इसको, अब ये देखो, यूक्रेन छोटा सा देश, रसिया इतना बड़ा देश, इसके पास 6500 प्लस परमाणु बम है, इसके पास कुछ भी नहीं है। अब इसके पास, इसने 1991 में क्या करवा दिया, 1991 में इसके 15 टुकड़े करवा दिए, तो 14 देश अलग करा दिए, रसिया अकेला रह गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और डिफेंस सिस्टम में सबसे स्ट्रांग है। तो यहां पर इन देशों को क्या करेगा, रसिया का डर दिखाएगा कि तुम्हें रसिया मार डालेगा, रसिया तुम्हारे पर कब्जा कर लेगा, ये कर लेगा, अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करो। ये यूएसए इनको हथियार सप्लाई करेगा, खूब अरबों करोड़ों का व्यापार करेगा और ठेका लेगा कि जैसे तुम पर रसिया अटैक करेगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कैसे? जापान की अपनी सेना नहीं है। जापान को जब 6 अगस्त 9 अटैक हुआ तो हथियार डाल दिए, उसके बाद इनकी संधि, जापान ने आज तक अपनी नहीं बनाई है। जापान अपनी रक्षा के लिए को जैसे क्या होता, हफ्ता देता है यूएसए को। हफ्ता का मतलब कि आप हमारी रक्षा करोगे, आपका डिफेंस, आपकी आर्मी। इसी तरीके वैसे नाटो देशों पर, क्या देश हैं ये सारे रसिया के खिलाफ, रसिया के आसपास जो रसिया के खिलाफ भड़का रखा यूएसए। चलो आगे टॉपिक, लिख लिया, लिखने का तो मौका ही नहीं दिया। चलो, कहाँ थे हम?